गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा है सत्ता की साझेदारी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है जो शासन करने की शक्ति है एक व्यक्तियों में सीमित न होकर के अनेक व्यक्तियों या अनेक संस्थाओं में केंद्रित होनी चाहिए। यही प्रजातंत्र का मूल आधार है, क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण राजतंत्रीय व्यवस्था का आधार था। उस व्यवस्था को समाप्त करके हमने प्रजातंत्रीय व्यवस्था को अपनाया है। उसका मूल आधार सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए हम लोगों ने दो देशों के उदाहरण को देखा था। पहला बेल्जियम का, जिसमें सत्ता के साझेदारी को सही तरीके से बांटा गया और देश में गृह युद्ध की स्थिति को समाप्त किया गया। वहीं श्रीलंका ने बिना सोचे समझे तानाशाही व्यवस्था अपनाया और श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, जिसके कारण वहाँ के लोगों में शासन के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया और गृह युद्ध छिड़ गया। तो सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम लोग देखेंगे इसके कि सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर में क्यों ज़रूरत है सत्ता के साझेदारी की। तो हम लोग जानते हैं कि अब अधिकांशतः देशों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था है और प्रजातंत्र में सभी लोगों को कुछ न कुछ मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। हमारे देश में भी मूल अधिकार प्राप्त हैं, 6 मूल अधिकार है, बताए थे हम, सब लोगों को याद भी होना चाहिए। और उनमें से सभी व्यक्तियों को जो मूल अधिकार है उसमें ये दिया हुआ है कि किसी भी भारत का कोई भी व्यक्ति हो किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो जब प्रजातंत्र है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, जब ये व्यवस्था है और चुनाव जो जीतते हैं किस प्रकार से जीतते हैं इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत क्यों है। देखिए, दो तरह की ऐसी विचारधाराएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़रूरी है। उसमें पहला है सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यानी सभी समुदाय के लोगों की शासन में जब भागीदारी होगी तो उनको जो शासन निर्णय देगा या शासन कोई विधि बनाएगा तो उनकी भी उसमें सहभागिता होगी, तो उससे वे संतुष्ट होंगे। जैसे अगर टेस्ट लेना है तो सर जी सभी बच्चों से अगर पूछ लें कि क्या बेटा कल टेस्ट हो, जब सब बच्चे कहते हाँ हो, तब टेस्ट लेते हैं तो सभी बच्चे संतुष्ट होते हैं। सर जी आए अचानक कह दिए कि बेटा चलो टेस्ट दो, तो आप लोग संतुष्ट होते हैं? नहीं होते हैं। उसी तरह जब प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, सभी लोगों की उसमें साझेदारी होगी तो सभी लोग संतुष्ट होंगे। इससे सामाजिक टकराव कम होगा। और जो सामाजिक टकराव शुरू में सिर्फ सामाजिक टकराव होता है, आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सेदार दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। मान लीजिए कोई एक सरकार है जो दो पार्टियों से मिलकर बनी हुई। एक पार्टी अपने मन से कोई निर्णय लेकर के कानून बना रही, दूसरी पार्टी को बाद में पता चला तो वो क्या करेगी, उसका विरोध करने लगेगी और कहेगी कि हम अपना जो सहमति आपको दिए थे वो वापस ले रहे हैं, और उनकी सरकार गिर जाती है। तो इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। राजनीतिक स्थिरता यानी राजनीतिक जो 5 साल के लिए चुनाव होता है उसको बरकरार रखने के लिए भी सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत पड़ती है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यह देश की अखंडता को प्रभावित करता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी नहीं पैदा करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बनता है। मान लीजिए कुछ जिनकी संख्या ज़्यादा है उनकी सरकार बन गई, अपने मन से कानून बना दिए,
जो कम संख्या वाले हैं उनको गुस्सा लगा तो वो लोग क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू करेंगे, मारपीट करना शुरू करेंगे, जिससे गृह युद्ध श्रीलंका वाली स्थिति पैदा हो जाएगी और देश का विकास रुक जाएगा। तो इससे भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और तर्क यह दिया जा सकता है कि कहीं ज़्यादा सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा हो जाना चाहिए, और सत्ता का बंटवारा जब नहीं होगा तो वो सरकार वैध नहीं कहे जाएगी। इसलिए सत्ता के बंटवारे के द्वारा सभी लोगों की भागीदारी तय की जाती है। इन्हीं दो तर्कों के आधार पर हम लोग एक को इन्हीं दोनों तर्कों के आधार पर हम दोनों लोगों को दो भाग में बांटते हैं। पहला है युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक तर्क। युक्तिपरक का मतलब ही होता है हम सोच समझ कर क्या सही है उसको अगर लागू करते हैं तो उसे युक्तिपरक तर्क कहते हैं, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत तत्व को बताता है। आगे हम लोग देखते हैं खलील की उलझन। जैसा कि होता आया है इस बार भी जो विक्रम और बेताल की कहानी है उसमें विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसके पीठ पे बैठा था। तो विक्रम को नींद न आ जाए इसलिए बेताल उसको कहानी सुनाता है। हम लोग विक्रम बेताल देखे हैं ना। हाँ, और बेताल जो है विक्रम को कहानी सुनाना शुरू कर देता है और बताता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। ईसाइयों में भी कई कैटेगरी होती है। तो उसके पापा जो थे ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माता सुन्नी मुसलमान। मुसलमान भी शिया और सुन्नी दो प्रकार के होते हैं और इनमें भी अनेक प्रकार होते हैं। तो जो माँ थी वो सुन्नी और जो पिता थे वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। हम लोग जानते हैं इस समय जो अमेरिका वगैरह या अन्य जो देश है, जो विकसित देश है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी से भी शादी कर सकता है। तो माँ जो थी वो सुन्नी थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया। बताइए, जब सत्ता की साझेदारी नहीं हुई रहेगी तो एक दूसरे के प्रति तनाव होगा और युद्ध तो होगा ही। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैन मैनो मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होना चाहिए। यानी जितने भी धर्म से थे, धर्म के आधार पर जो राजनीतिक पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद का अध्यक्ष, जो महत्वपूर्ण पद थे उनको बांट दिया गया। क्योंकि गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध इसीलिए हुआ था कि हमारे जिनकी संख्या कम थी उनको कोई पद नहीं मिलता था, जिनकी संख्या ज़्यादा थी सारे पर वहीं हावी हो जाते थे। तो इससे गृह युद्ध हुआ था। उससे निजात पाने के लिए लोगों ने एक समझौता किया और उसी समझौते के आधार पर चुनाव शुरू होता। अब उसमें देखिए क्या समझौता हुआ था। कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। मतलब अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पद, जिनकी जैसी संख्या थी उसके आधार पे उनको पद दिया गया। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस में संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप में बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। सही बात है, पहले दोनों पक्ष बराबर थे, ईसाई भी उतने थे, मुसलमान भी। अब मुसलमानों की संख्या बढ़ गई तो अब तो चुनाव होगा तो ज़्यादा पद मुसलमान ही जीतेंगे, ईसाई कम जीतेंगे। लेकिन दोनों लोग उस गृह युद्ध की
जो हुआ था उससे डरे हुए थे, और जो गृह युद्ध के बाद जो समझौता हुआ था उसी के आधार पर वहाँ पे चुनाव हो रहा था। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति पर मुसलमान नहीं सिर्फ ईसाई ही बैठ सकता है। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान की अन्य सामान्य लोक लेबनान में भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलाया जाता। उनका कहने का मतलब यह है, जो खलील है वो ये सोच रहे हैं कि अन्य देशों में जहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्था है, चुनाव होता है और चुनाव में जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, जिस पार्टी की संख्या लोकसभा या संसद में या विधानमंडल में ज़्यादा होता है उसकी सरकार बनती है। तो हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था क्यों नहीं है, हमारे यहाँ आरक्षित सीट क्यों कर दिया गया है कि राष्ट्रपति कोई ईसाई बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष मुसलमान बनेगा, ये व्यवस्था क्यों किया गया है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि ये लोग एक खंभे के पास पहुंच गए, टावर के पास पहुंच गए, और बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा कि अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे, पुरानी व्यवस्था चलाएंगे या वहाँ नया संशोधन करेंगे। लेकिन ये भी शर्त रखा कि अगर आप जवाब देंगे तो ये गाड़ी खंभे से जाके टावर से टकरा जाएगी और गाड़ी चलेगी नहीं। तो इसलिए बेताल विक्रम जो है कुछ जवाब नहीं देता है। आप लोग सोचिए कि वहाँ पे क्या होना चाहिए और सोच करके बताइए। अब हम लोग देखते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। देखिए, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथों में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो जल्दी से फैसला लेकर के निर्णय देने में दिक्कत होगा, क्योंकि कई लोगों से पूछना पड़ेगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में का आधार ही सत्ता की साझेदारी होता है, हम लोग जानते हैं। और सारी शक्ति लोकतंत्र में जनता के पास ही होती है, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी हो जाती है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के रूप अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों को गौर करें। देखिए, कई ठो रूप है। पहला है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं सत्ता की साझेदारी। उसमें शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो 3 अंग होते हैं सरकार के, उनमें सत्ता की साझेदारी होती है, बांटा गया रहता है। यानी विधायिका की शक्ति अलग होती है, कार्यपालिका की अलग होती है और न्यायपालिका की अलग होती है, और ये तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। ऐसे सत्ता का केंद्रीकरण जो था वो निरंकुशता को जन्म देता था। लेकिन लोकतंत्र में सरकार के तीनों अंग अलग अलग तरीके से काम करते हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। अगला है दूसरा, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर। पहला तो है सरकार के तीनों अंगों में सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। दूसरा है सरकार को भी अनेक रूपों में बांट दिया गया, जैसे केंद्र स्तर पर संघ सरकार और राज्य स्तर पर राज्य की सरकार। और उसके भी नीचे आएंगे तो स्थानीय स्वशासन, जैसे ग्राम स्तर पे ग्राम प्रधान, क्षेत्र स्तर पे क्षेत्र पंचायत यानी जो बीडीसी होते हैं, और जिला स्तर पे जिला पंचायत। ये सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। और आगे अन्य रूपों में अभी हम लोग देखते हैं सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण, और कुछ देशों के संविधान और कानूनों में इस बात का प्रावधान है कि विभिन्न सामाजिक समूहों से कमजोर समुदाय और महिलाओं के लिए विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। जैसे आरक्षित कर दिया जाता है हमारे यहाँ भी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो लोकसभा विधानसभा में सीटें हैं वो आरक्षित की जाती हैं। 545 सदस्य सीट जो है हमारे यहाँ, 552 सीट बताए थे ना लोकसभा में है, तो उसमें से कुछ सीटें
अनुसूचित जाति के लिए, यानी जिनका प्रतिनिधित्व कम है शासन में, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया जाता है, ताकि उनको भी शासन के प्रति विश्वास रहे और उनको ये न लगे कि शासन में हमारा कोई नहीं है। सत्ता के बंटवारे का एक और रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके से भी लक्ष्य कर सकते हैं। दबाव समूह, अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे दबाव समूह को, तीसरे पाठ में। दबाव समूह, दबाव राजनीतिक दल को तो हम लोग जानते हैं। दबाव समूह का मतलब होता है कि कुछ लोग, जैसे टीचर हैं, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन सरकार जो नियम बनाती है उसमें ये लोग धरना प्रदर्शन करके दबाव डाल के जो नीति बनाती है उसको परिवर्तित कर देते हैं। उद्योगपति जैसे हैं, एक दिन 2 दिन धरना करेंगे, दबाव डालेंगे सरकार के ऊपर कि आप ऐसा कानून बनाइए, नहीं तो हम लोग अपनी फैक्ट्री को बंद कर देंगे। यानी सरकार है वो तो अपने से कानून बना सकती है, लेकिन दबाव डाल के ये अपने मन से काम करवा लेते हैं। जो लोग ऐसे होते हैं उन्हीं को हम लोग दबाव समूह कहते हैं। ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, सिर्फ दबाव डालते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी है लोकतंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है, और सत्ता की साझेदारी के भी अनेक रूप हो सकते हैं। सरकार के रूप में सत्ता की साझेदारी होती है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर उसके बाद शासन के रूप में होती है, जैसे केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन। उसके बाद शासन में भी आरक्षण दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति। और उसके बाद कुछ दबाव समूह भी ऐसे हैं जो शासन पर दबाव डाल करके अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और अपने हिसाब से नियमों को बनवाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर जो भी चीज़ें इसमें आप लोगों को न समझ में आई हो, आप लोग हमसे पुनः पूछिए, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।